नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 11 फरवरी को मतदान किया जाएगा और उससे पहले नामांकन की प्रक्रिया जारी है। लेकिन इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख सियासी दलों ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यानी कि प्रत्याशियों पर मंथन तो किया जा रहा है लेकिन फिलहाल नाम सामने नहीं आए हैं। ऐसे में सवाल है कि कौन से वो चेहरे रहने वाले हैं जिन पर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दांव चलेगी। बात आज इसी मुद्दे पर करेंगे। शहर का संग्राम, कौन पड़ेगा किस पर भारी? सिटी में किसकी बनेगी सरकार? वोट की चोट से किस पर होगा वार? छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले कई मुद्दे इन दिनों सियासी हलचल बढ़ा रहे हैं। फिर वो आरक्षण का हो, पोस्टर वाली सियासत हो या फिर ईवीएम पर उठते सवाल, इन सबके साथ एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कौन जीतेगा निकाय की जंग। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही वार्ड पार्षद और महापौर चुनाव के लिए मुद्दों की झड़ी लगनी शुरू हो गई। एक तरफ जनता के अपने अलग मुद्दे हैं, दूसरी ओर नेताओं ने अलग अलग मुद्दों को हथियार बनाकर जनता के सामने पेश करना शुरू कर दिया है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल एक दूसरे की नाकामियों को गिनवाने के लिए जुट गए। यही वजह है चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही अलग अलग मुद्दों पर सियासत तेज हो गई। सबसे पहले बात करते हैं गुटबाजी के मुद्दे की, क्योंकि इस मुद्दे पर जहां कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, दूसरी ओर बीजेपी ने भी गुटबाजी का जिक्र करते हुए कहा, गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस के कार्यकर्ता अब हतोत्साहित हैं। राजधानी की बात है और एकता की बात है। मैं समझता हूं कि जितनी कांग्रेस में एकता है, भारतीय जनता पार्टी में एकता नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल जी के भाई भतीजा उनके परिवार पे छापा मार सकते हैं, तो गुटबाजी नहीं है तो क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं होती तो 2 मंत्री क्यों नहीं बना पाए? अभी तक का साल भर हो गया नहीं बना पाए। जवाब पहले वो दे दे। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपना गिरेबान पहले जाग के देखे, फिर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए। गुटबाजी किस में है ये तो पिछले चुनाव के परिणामों ने बता दिया। और पीसीसी के अध्यक्ष पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं अपने लोगों को जगाने की दृष्टि से। हमारी शुभकामना है, लेकिन वास्तविक स्थिति बहुत ही बुरी है क्योंकि उनको अब नगरीय क्षेत्र में भी लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं। तो पूरे 5 साल में जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित किया, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को खत्म करने का काम किया। वहीं निकाय चुनाव से पहले पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए पोस्टर जारी किया। पोस्टर में एजाज ढेबर और पूर्व सीएम भूपेश बघेल एक साथ दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर के माध्यम से बीजेपी ने कांग्रेस पर स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों का घोटाला करने का आरोप लगाया। वहीं पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, रायपुर में कांग्रेस के महापौर रहे एजाज ढेबर ने स्मार्ट सिटी के नाम पर बूढ़ा तालाब गार्डन में फाउंटेन लगाने और सौंदर्यीकरण के नाम पर 35 करोड़ का घोटाला किया था। चुनाव से पहले इस पोस्टर को लेकर अब सियासी माहौल भी गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। शायद कोई ऐसा चुनाव हो जब कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े ना किए हों। कुछ इसी रिवाज पर काम करते हुए एक बार फिर कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए कहा, बीजेपी की जान ईवीएम में बसती है, जैसे जादूगर की जान तोते में बसती है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार की। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैस, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है और कांग्रेस पार्टी इसके पहले भी इस बात को उठाते रही है कि जो ईवीएम मशीनों का उपयोग किया जा रहा है उसमें वीवीपैट होना चाहिए। वीवीपैट का उपयोग किया जाना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से है और इसके पहले भी जितने चुनाव हुए हैं इस वर्ष
उस समय केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी वीवीपैट का उपयोग किया था। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का उपयोग करते हैं तो पूरी यूनिट का उपयोग करने से सरकार क्यों घबरा रही है? हारने का भय होगा तो ईवीएम की बात कर रहे होंगे, हो सकता है। वो अमित शाह जी ने बताया था ना पिछली बार कि जब ये महाराष्ट्र में चुनाव हारे तो वहीं धरना दिया कि ईवीएम खराब है और नए कपड़े पहनकर जाकर के झारखंड में शपथ ले ली। तो भाई ऐसे थोड़े होता है, दोनों ही बातें स्पष्ट करनी चाहिए। निकाय के रण के लिए फिलहाल दोनों ही पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर तीखे हमले के साथ साथ जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। देखना होगा आखिर कौन शहर की सत्ता पर काबिज होता है और कौन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ चुनावी बयानबाजी और वहीं दूसरी ओर बात कैंडिडेट पर भी आ गई है, जहां बीजेपी का कहना है कि कभी भी प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के प्रत्याशियों को जनता चुन चुनकर हराने वाली है। भारतीय जनता पार्टी में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण पर है। मंडल चुनाव समिति की बैठक, फिर जिला चुनाव समिति की बैठक, संभाग स्तरीय समिति की बैठक और प्रदेश की बैठक हो चुकी है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और कभी भी प्रत्याशियों की सूची घोषित हो सकती है। देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की काठ की हांडी 2 बार चढ़ गई है। विधानसभा लोकसभा में जनता समझ गई 1 साल में किस प्रकार से उनको ठगा गया है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी अपने आप को हताश और निराश महसूस कर रहा है। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में बुरी तरीके से पराजित होगी। जिस प्रकार से इन्होंने ओबीसी वर्ग के साथ छल किया है, जिस प्रकार से इन्होंने छत्तीसगढ़ के आम आदमी के साथ छल किया है, आज छत्तीसगढ़ में महिलाएं बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये आज ही प्रत्याशी को न घोषित कर दे, जनता इनके प्रत्याशियों को चुन चुन के हराएगी। तो किसकी बनेगी शहर की सरकार, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। गौरी शंकर श्रीवास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। विकास तिवारी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। और एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा गौरी शंकर श्रीवास जी, क्योंकि अभी तक नामों की घोषणा नहीं हो पाई है, कब तक ये नाम सामने आएंगे? आपके न्यूज चैनल में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 4 से 5 जिलों में नामों की घोषणा कर दी है। और जिस बात को हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि पहले भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करेगी, और राजनांदगांव, मारवाही समेत बहुत सारे जिलों में हमने नाम की घोषणा कर दी है। रायगढ़ में भी हमने नाम की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है और आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और इसीलिए चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली पे हो रहा है। पूरी मुस्तैदी के साथ में कार्यकर्ता अपने बूथों में काम कर रहे हैं और कहीं भी किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई विरोधाभास है। पूरे जो भी भारतीय जनता पार्टी जिन प्रत्याशियों के नाम घोषणा कर रहे हैं, सारे कार्यकर्ता लेकर उसको सहित है। और ये चुनाव माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के 1 साल के कार्यकाल और मोदी जी की गारंटी पे हम लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ में और एक नए विजन के साथ में चुनाव में उतर रही है। ठीक है, मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा विकास तिवारी जी, क्योंकि नामों का इंतजार किया जा रहा है और कब तक वो नाम सामने आने वाले हैं, किस पर भरोसा जता रही है कांग्रेस? देखिए, अभी हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जो हमारे प्रभारी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनके नेतृत्व में लगभग जो आपके पार्षद के प्रत्याशी हैं, नगर पालिका नगर निगम के जितने भी प्रत्याशी, उनका नाम लगभग फाइनल हो चुका है। घोषणा करना बाकी है। कल प्रभारी सचिन पायलट जी आएंगे, तो जो नगर निगम नगर पालिका के जो महापौर प्रत्याशियों के जो दावेदार हैं, जिनका नाम शॉर्टलिस्ट हो गया और लगभग मैं कह सकता हूं कि सहमति बन चुकी है और नाम जारी करना का बस एक जो रस्म अदायगी है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से बचा है। और मैं कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो 5 साल चुनावी मोड में रहती है। कार्यकर्ता संगठन हमारे सारे लोग सक्रिय हो गए हैं और ये जो चुनाव है वो बहुत अद्भुत चुनाव होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा करके, खासकर अर्बन क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो,
उसमें जो वादा खिलाफी है वो हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। और मैं कह सकता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी का नगर निगम, नगर पंचायत में जो जीत का एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। आपके पास और रूपेश गुप्ता भी हमारे साथ बने हैं। रूपेश, क्योंकि जनता शहर की सरकार चुनेगी और जनता के मुद्दों को अगर समझा जाए तो क्या इस वक्त महत्वपूर्ण है और कौन से वो मुद्दे हैं जो कि जनता अपने मन में लिए बैठी है? देखिए, मुद्दे मुख्य रूप से जो गौरीशंकर श्रीवास ने बताया कि 1 साल के कामकाज को लेकर के जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जा रही है, तो दरअसल उन्हीं कार्यों का मूल्यांकन मोटे तौर पर माना जा रहा है कि इस नगरीय निकाय चुनाव में होने हैं। सवाल खड़ा यह होता है कि शहर का विकास कितना हुआ, जनता की अपेक्षाएं कितनी पूरी हुई। डायरेक्ट बेनिफिट जाहिर तौर पे महिलाओं को मिल रहा है, उसका फायदा, शहर की महिलाएं भी उसमें शामिल हैं, लेकिन इसके अलावे जो शहर के डेवलपमेंट को लेकर के काम किए जाने थे वो कितने हुए, इस चीज को जनता देखेगी। इसके अलावा 2 चुनाव में लगातार बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। एक विधानसभा चुनाव में सारे आकलनों को गलत ठहराते हुए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी। इसी तरीके से लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीत गई, पिछली बार से 1 सीट ज्यादा आ गई। तो इस लिहाज से कहा यह जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड में नजर आती है, लेकिन कांग्रेस के सामने ये मौका है रिवाइवल का। शहर के अगर इलेक्शंस को देखा जाए तो पिछले जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे उसमें सभी नगरीय निकाय, बड़े जो महापौर जहां से चुने जाते हैं, वहां कांग्रेस ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। इसी तरह से जब डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल का अंतिम कार्यकाल था, उस वक्त भी जो चुनाव हुए थे उसमें 4 मेयर कांग्रेस के बने थे। तो इस लिहाज से कांग्रेस का 2 चुनाव में जो परफॉर्मेंस है अच्छा है। इस लिहाज से देखना दिलचस्प होगा कि इस बार चुनाव कैसा होता है, लेकिन माना यह जा रहा है कि चुनाव दिलचस्प होगा। बिल्कुल, इस बार का चुनाव कैसा रहता है और क्या कांग्रेस उसी तरह की परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाती है कि नहीं कर पाती है, तो आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन गौरी शंकर जी, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि 1 साल का कार्यकाल हो चुका है और कई ऐसी नाकामियां हैं जिनको लेकर के वो जनता के बीच जाने वाले, आपको क्या लगता है जनता भरोसा करेगी कांग्रेस जब उनको नाकामियां गिनाएगी आपकी सरकार की? बहुत स्पष्ट है कि पिछले 1 साल से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विकास नहीं हुआ। विकास प्रदेश में किसानों का हुआ, विकास प्रदेश में युवाओं का हुआ, विकास प्रदेश में महतारी वंदन के 70 लाख माताओं का हुआ, विकास उन 16 लाख गरीब परिवार का हुआ जिनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ हम सीधे तौर पर देने जा रहे हैं। 1,80,000 मकान बनके 1 साल में तैयार भी हो चुका है, आज जिसको लेकर हम लोगों ने प्रेस वार्ता में ब्रीफ भी किया। समस्त बातों को आप देखेंगे तो 1 साल में कांग्रेस पार्टी का कोई भी आंदोलन आपने देखा होगा कहीं भी नजर नहीं आया। ना सड़क में ना सदन पे कांग्रेस पार्टी की उपस्थिति पूरी तरह शून्य दिखी। कहीं भी कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। पिछले 5 साल में कोयला से लेकर, रेती से लेकर, खेती से लेकर, शराब में जिस प्रकार से कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार हुआ, जनता के बीच में जाने की बखत इनकी नहीं है। इनके बड़े बड़े नेता जेल में है, मंत्री से लेकर संतरी से लेकर अधिकारी आज जेल में है। सट्टे का जिन लोगों ने सिंडिकेट चलाया, लॉ एंड ऑर्डर में जो फेल रहे, तो ये सारी चीजों को लेकर जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे, बात नंबर 1। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि साल भर में कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता मैदान पे नजर नहीं आया, ना जनता के मुद्दे उठाते हुए नजर नहीं आया। तो ऐसे में किस मुंह से वोट मांगेंगे? एक तो भ्रष्टाचार के नाम से इनके चेहरे पर जो काली पुती है वो अभी तक धुला नहीं है। दूसरा, जनता के बीच में जाने की इनमें बखत नहीं बची है। ये सिर्फ रस्म अदायगी करने के लिए चुनाव लड़ रहे, इसीलिए प्रत्याशी का नाम तय करने में, घोषित करने में इनको पसीना छूट रहा है, जिसकी एक बानगी आपके चैनल में देख पा रहा हूं। हमारे 5 जिलों के प्रत्याशी हमने तय कर दिए हैं। मैं क्रमशः जिलेवार बता दूंगा। विकास तिवारी जी बताए इनकी पार्टी अभी तैयार है कि नहीं चुनाव लड़ने के लिए। किसी प्रकार की बहानेबाजी चलती रहेगी, कभी ईवीएम के नाम से, कभी आरक्षण के नाम से, कभी अन्य किसी मामलों में लगातार चुनाव से बचने का प्रयास इन लोगों ने किया है, जो काम आने वाला नहीं है। ठीक है विकास तिवारी जी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम 1 साल के कार्यकाल के भीतर की जो नाकामियां हैं वो लेकर के जनता के बीच जाएंगे, लेकिन अभी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त गिरा दी गई है कि किस तरह से भ्रष्टाचार आपकी पार्टी के दौरान हुआ। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि आप जनता के बीच में लेकर के जाने वाले हैं और आपको उम्मीद लगती है कि जनता उन पर भरोसा करेगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे राज्य की सहायक सरकार हो, ये इनका एक ड्रामाबाजी रहता है कि विपक्ष को विभिन्न विभिन्न धाराएं, झूठे प्रकरणों में फंसा दो। फंसाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद जब शिक्षा विभाग का बात उठाया तो मुझे भी जेल भेज दिया गया। दिगर बात यह कोई स्कूल था ही नहीं, लेकिन हम जेल काट के आ गए, क्योंकि आवाज जो उठाएगा वो जेल जाएगा। और कवासी लखमा जैसे एक धाकड़ आदिवासी नेता जिनके घर से एक अठन्नी नहीं मिला, आप उनको जेल भेज दिए। ठीक है, जेल भेज दिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। मैं कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, गौरी श्रीवास जी जैसे कार्यकर्ताओं को देखता हूं तो मुझे दुख लगता है। 1.25 साल से ज्यादा हो गया, सहायक सरकार के सारे अधिकारी, सारे जो नेता हैं वो मलाई खा रहे हैं। कोई भी मंत्री कभी लड़ाई लड़ते दिखा नहीं, वो मंत्री बन गया। अब जो प्रमुख नेता, चाहे अजय चंद्राकर जी हो, चाहे राजेश मूणत जी हो, चाहे अजय अमर अग्रवाल जी हो, ये लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। गौरी श्रीवास को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। क्यों निगम मंडल में नियुक्ति नहीं हो रहा है? अब अभी ये जो बोल रहे हैं कि बिलासपुर में टिकट की घोषणा कर दी गई, अच्छी बात है, हम भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे। आपके 2 घंटा बात करेंगे। विषय क्या है? किस महिला बहन को 500 रुपया मोदी सरकार का सिलेंडर मिल रहा है, बता दिया जाए। महिलाएं जो हमारी बहन, मतदाता बहन है, भाई हैं, वो कांग्रेस सरकार का बिजली का बिल देख ले और सहायक सरकार का बिजली का बिल देख ले, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ये कहते हैं किसानों का विकास हुआ है, चलिए ना खुले में डिबेट कर लेते गांव में। तो जो किसान आज खून के आंसू रो रहे हैं, 3100 रुपया बोल के झूठी ये सहायक सरकार ने उनको लूट दिया, इनका रूह कांप गया है। और नरेंद्र मोदी जी ने, आपको याद होगा, आप राष्ट्रीय पत्रकार हैं, कि किस बाजा गाजा से 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन। यहाँ क्या हुआ? नगर निगम अलग, नगर पालिका अलग, पंचायत का चुनाव अलग। सी दिस इज कॉल्ड 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन एक झूठा आडंबर बना के कांग्रेसियों को जेल भेज दे, हमको भी जेल भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता का साथ जो झूठा वादा किया है, हम लोग राहुल गांधी के कार्यकर्ता हैं, ये जेल भेजो इससे डरने वाले नहीं है। विषय ये है, जो वादा किया आपको निभाना है। और शहर में आप रायपुर आइए, बिलासपुर आइए, पूरा धूलपुर हो गया, चाकूपुर हो गया, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। आप तो देखिए, पत्रकार का कि हमें तो फंसाने की कोशिश की जा रही है। यही कवासी लखमा जिस रोड के बाद का आवाज उठाया भ्रष्टाचार का, वही एक पत्रकार का जघन्य हत्या किया गया और पूरी भाजपा पील पड़ी कि ये कांग्रेसी है। अरे मेरा ये बोलना है भाई, अगर भ्रष्टाचार का आवाज कोई भी उठा रहा है, उसका हत्या कोई भी कर रहा है, उसकी जवाबदेही क्यों तय नहीं होती? जिस रोड से सेना के लोग निकल रहे हैं, जिस रोड से हम बजरी मुरुम डाल के 118 करोड़ का पेमेंट किसने किया? कांग्रेस सरकार ने किया कि भाजपा की सरकार ने किया? पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव को यहाँ पर इस्तीफा देना चाहिए था। तो अभी आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना होगा, एक दूसरे की नाकामियां गिना रहे हैं। किसकी नाकामी की फहरिस्त ज्यादा लंबी लग रही है? क्या लग रहा है कि जनता किस पर ज्यादा भरोसा करने वाली है? देखिए, जनता जनार्दन है। मैं लौटूंगी आपके पास। रूपेश, आपसे मेरा सवाल था। उनको मालूम है। विकास जी, मैं लौटूंगी आपके पास। रूपेश, आपसे सवाल था मेरा। जी एक बार सवाल दोहराएंगे। अब मेरा सवाल ये था, क्योंकि हमने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, दोनों एक दूसरे की नाकामियां, किस तरह से उनके कार्यकाल में जिस तरह के भ्रष्टाचार के मामले हो, तमाम चीजें उजागर कर रहे हैं। क्या लग रहा है किसकी फहरिस्त पर जनता भरोसा करने वाली है? देखिए, स्थानीय चुनाव है और यहाँ पे जो छाप होता है, जो नेता होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और व्यक्ति विशेष बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे अमर अग्रवाल का चेहरा काम नहीं करेगा, यहाँ पे अमर अग्रवाल का मैनेजमेंट काम कर सकता है, यहाँ पे टीएस सिंहदेव का चेहरा काम नहीं करेगा, उनकी रणनीति काम कर सकती है, लेकिन चेहरा तो पार्षद होगा, काम उसका होगा जो नगर निकाय चुनाव के लिए महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है। चेहरा उसका काम आएगा, उसका काम बोलेगा कि लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन कितना है। तो तमाम बड़े बड़े नेता जो तमाम बड़े बड़े मुद्दे गिनाते हैं, हमारे 2 स्टूडियो में जो महान 2 बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, वो तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वाकई में क्या इस पर वोट होगा? वोट दरअसल इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन व्यक्ति है, कौन प्रत्याशी है और उसके पीछे कितनी कारगर रणनीति है, मैनेजमेंट कितना अच्छे से किया जा रहा है।
क्योंकि बहुत ही लोकल लेवल का इलेक्शन होता है और इसमें पार्टी से ज्यादा व्यक्ति के चेहरे पर वोट मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तमाम जो मुद्दे गिनाए गए हैं उस पर 10% भी वोट नहीं पड़ने वाला है, बल्कि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं कि नाली ठीक है कि नहीं है, मच्छर कितने हैं, जिसके बारे में ये लोग बात नहीं करते हैं, ये वोट दरअसल उन्हीं सब मुद्दों पे पड़ता है। स्वास्थ्य की क्या सुविधा है, जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे क्या स्थिति है, जो नगर पालिका है वहां कितना एक्सेसिबिलिटी है पब्लिक की, ये तमाम ऐसे मसले हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसके कार्यकाल में ज्यादा बेहतर हुआ है और जनता से किसकी ज्यादा बेहतर कनेक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं मुद्दे काम करेंगे। जी गौरीशंकर जी, रुपेश बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। जी गौरीशंकर जी, बहुत सही बात कही, बहुत अच्छी बात कही रुपेश जी ने कि स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। मेरा साफ कहना है कि रायपुर में जैसे महापौर इनके जाट ढेबर जी 5 साल यहाँ के महापौर थे, क्या उसके काम पे कांग्रेस पार्टी वोट मांगेगी? जिस बात का जिक्र आपके चैनल में हो रहा है कि 35 करोड़ का उन्होंने गार्डन बनाया, 25 करोड़ का म्यूजिकल फाउंटेन, 25 मिनट नहीं चला, 5 साल सीधा भ्रष्टाचार का भेंट कबाड़ियों को बेच दिया गया। इस काम के नाम पे वोट मांगेंगे? कोरोना काल में 200 रुपए किलो में टमाटर खरीदने वाले महापौर जो ट्रक से चावल अपने घर में उतरवा लेते थे, इस काम पे वोट मांगेंगे? पूरा भ्रष्टाचार का कारखाना पिछले 5 साल में हर नगर निगम कांग्रेसियों ने बनाया। क्या उन महापौरों के कार पे कांग्रेस पार्टी वोट मांगने की स्थिति में है? दूसरा महत्वपूर्ण बात है, राज्य सरकार ने जो सीधा लाभ जनता को हमने पहुंचाया है, यह निश्चित तौर पर चुनाव को प्रभावित करता है। और हमने जो एजेंडा के साथ, एक नए विजन के साथ में इस चुनाव में उतर रहे हैं। जनता से हम घोषणा पत्र में सुझाव मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र की समिति की ना बैठक हुई है, ना जनता से इन्होंने सुझाव मांगा है। ये क्या चुनाव लड़ रहे हैं? ये चुनाव लड़ रहे हैं कि सर्कस खेल रहे हैं? तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रत्याशी चयन में जो हमने पारदर्शिता बरती है, आम कार्यकर्ताओं को जो मौका दिया है, भाई भतीजावाद से दूर है चुनाव को हमने रखा है, तो ये हमारा कारण है कि 5 जिलों में हम प्रत्याशी पूरी तरह से घोषित कर चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके चैनल में बैठने के बाद और भी बहुत सारे जिलों के नाम घोषित आज कर दिए जाएंगे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह नेतृत्वहीन। क्या महापौर एजाज ढेबर के नाम से रायपुर में चुनाव लड़ने की स्थिति में आप है? क्या उनके काम को आप गिनाएंगे कि बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं बीजेपी ने? आपको लगता है कि एजाज ढेबर के नाम पर आप चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं और जनता आपको जीत दिलाएगी? देखिए कि प्रदेश की सरकार इनकी, कीर्ति जी, राष्ट्र की सरकार इनकी है, कीर्ति जी। जय स्तंभ चौक में आपका ओबी वैन लगवा दीजिए, नार्को टेस्ट करवा लीजिए, मेरी खुली चुनौती है। और अगर भाई ये तो बहुत शॉर्ट में भ्रष्टाचार साबित हो जाएगा, तुरंत उनको आजीवन कारावास दो। लेकिन भाजपा के जो झूठे और मक्कार नेता हैं, दिग्भ्रमित करने के लिए कि ये मुसलमान है, ये ऐसा बताएंगे जैसे इन्हीं के साल में हिंदुत्व खतरे में है। अगर मुसलमानों से इतना नफरत है तो इनका जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, इनके बहुत सारे जो परिवार के जन मुसलमान परिवार से हैं, उनको घर वापसी करवा लें। किसने रोका है? अल्पसंख्यक विभाग खत्म कर दे भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस को जो एक पूरा विभाग है अल्पसंख्यक मुस्लिम विभाग, उसको क्यों नहीं खत्म करती? लेकिन जहां चुनाव आया वहां मुसलमान, हिंदुत्व खतरे में। और एजाज ढेबर के साथ यहाँ के जो सांसद, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी, सभी मंच शेयर किए हैं, सभी मंच में बैठे हैं, वो कभी आरोप नहीं लगाए हैं। भाजपा के जो पद में बैठे कभी मुख्यमंत्री आरोप नहीं लगाए, लेकिन अपने प्रवक्ताओं से आरोप लगाएंगे, एक माहौल बनाते हैं। मेरा यह कहना है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है 1.25 साल में, आपने क्या कार्रवाई की है? और फिर कह रहा हूं, जो बहने, जो भाई आपका टीवी देख रहे, जो मतदाता, भाजपा के जो लोग वोट मांगने आएंगे उनसे पूछना 500 के सिलेंडर का क्या हुआ, क्यों हमारा बिजली का बिल डबल हो रहा है। आप तो जा ही रहे ना जनता के बीच में, आप तो जा ही रहे ना नाकामयाबी गिनाते हुए जनता के बीच में, तो जनता से आप पूछिएगा कि मिला है कि नहीं मिला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।